बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो नेवी की सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर है। एयरफोर्स, आर्मी या नेवी किसी भी किस्म की फोर्स हो, उसको सिचुएशनल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको ये पता होना चाहिए कि उसका दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है, और उसके लिए उसने मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स जो है उनको डिवाइस किया होता है, जिनको वो इस्तेमाल करके अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाती है। जौन सी मिलिटरी, जौन सी फोर्स अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ा लेगी, वो कम रिसोर्सेज के साथ एक बड़े एनिमी के ऊपर जो है वो हावी आ सकती है। जब उसको पता होगा कि इस वक्त जंग के अंदर क्या चल रहा है, उसका एडवर्सरी क्या कर रहा है, तो वो बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकता है। ये तो हो गई बात आज के टॉपिक के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ट के अंदर लेके जाऊंगा। आपको अगर पूरी बात समझानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पास्ट के अंदर लेके जाना पड़ेगा। 1965 के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उस वक्त पाकिस्तान को एक अमेरिका ने लॉलीपॉप दिया। आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा, मैंने भी अपने बड़ों से सुना हुआ है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7th फ्लीट भेज रहा है। वो 7th फ्लीट कभी भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने आप को अच्छे तरीके से डिफेंड किया। 17 दिन के बाद जंग खत्म हो गई, लेकिन वो 7th फ्लीट कभी भी नहीं आया। मैं आपको अपनी F6 वाली वीडियो के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि जब 1965 वॉर खत्म हुई तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी। इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने का कोई मकसद नहीं था। उसकी रीजन ये है कि इंडिया जो था उस वक्त अमेरिका से कोई असला परचेज नहीं करता था। इंडिया ऑल्दो अपने आप को एक नॉन अलाइंड कंट्री कहता था, लेकिन बेसिकली वो सोवियत यूनियन के कैंप में था। सोवियत यूनियन से वो असला परचेज करता था। सोवियत यूनियन के साथ उसकी लाइन बिल्कुल सीधी थी। इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा और पाकिस्तान को अमेरिकन असले की सप्लाई जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने F6 परचेज किए और पाकिस्तान ने चीन वाला दरवाजा जो है उस वक्त खोला था। अब ये 7th फ्लीट की कहानी मैंने आपको क्यों समझाई है? बेसिकली ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अमेरिकन नेवी जो है वो बहुत बड़ी नेवी है। अमेरिका का डिफेंस बजट जो है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है, तकरीबन $720 बिलियन के करीब है। और ये वो है जो स्टेटेड है। उसके अलावा जो उसके ब्लैक प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो इसके अलावा आप कह सकते हैं। तो इस तरह अमेरिका के जो है ना वो मुख्तलिफ फ्लीट्स हैं इस वक्त। उनमें से एक फ्लीट जो है जो कि 5th फ्लीट है, वो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर है। उसका हेडक्वार्टर बहरीन में है। मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी जो है वो इस वक्त ईरान समझा जाता है, और उसका सबसे बड़ा एलाई जो है वो आपको पता है कि इसराइल है। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी को आप अनकन्वेंशनल कह सकते हैं। वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के ऊपर नहीं चलता। उसकी रीजन ये कि उसके पास उस तरह के जदीद हथियार नहीं है। ईरान के पास उस तरह से जदीद ट्रेनिंग नहीं है। तो फिर अपने मुल्क के दिफा के लिए वो क्या करता है कि वो अनकन्वेंशनल किस्म के जो मीन्स हैं उनको इस्तेमाल करता है। मसलन उसके पास छोटी छोटी बोट्स है, वो बहुत ज्यादा बोट्स तैयार कर लेगा। वो जिस तरह कहते हैं ना ड्रोन स्वार्म्स होते हैं, उसके बाद बोट स्वार्म्स हैं, वो उनको तैयार कर लेगा। और ये सारी की सारी चीजें जो है ये अमेरिकन नेवी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि जब आप एनिमी के डिफेंसेस को सैचुरेट कर दोगे तो आप जितने भी जदीद हथियार लेके चल रहे हो, जितना भी बड़ा आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, उसकी एक कैपेसिटी होगी। और अगर ईरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिफेंसेस को सैचुरेट कर देगा तो वो उसके ऊपर ओवरवेल्म भी कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर जो है वो काबू भी पा सकता है, उसके ऊपर वो सक्सेसफुल अटैक भी कर सकता है। इस वजह से ईरान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अनकन्वेंशनल मेथड्स इस्तेमाल करता है, और आज तक अगर आप ये देखें तो वो सक्सेसफुल भी है। ऐसी सूरत में अमेरिका को क्या चाहिए कि उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब ईरान की इन छोटी छोटी बोट्स जो कि वो बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर नजर रखने के लिए अमेरिका अपनी एक बड़ी सबमरीन तो नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर बड़ी सबमरीन भेजेगा तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें उसको देखनी पड़ती हैं। इसके लिए अमेरिका ने क्या काम किया है कि जो उसका 5th फ्लीट है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये फ्लीट्स के अंदर जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से वो करते हैं। 5th फ्लीट के अंदर उन्होंने टास्क फोर्स बनाई हुई है। ये मुख्तलिफ किस्म की टास्क फोर्स होती है जिनको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं। मसलन 5th फ्लीट का जो टास्क फोर्स नंबर 50 और 51 है, उसका बेसिक काम यह है कि उसने कैरियर एक्टिविटीज को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाना है। टास्क फोर्स 52, 53, 54, 55 जो है वो माइन वॉरफेयर को हैंडल करता है, लॉजिस्टिक्स को हैंडल करता है, सबमरीन वॉरफेयर जो है उसके अंदर वो महारत हासिल करता है, और सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन जो है उनको जो है वो देखता है। तो इस तरह से हर टास्क फोर्स जो है उसका एक अलग-अलग काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइन वॉरफेयर हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, सबमरीन वॉरफेयर हो गया, सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस हो गए। हर टास्क फोर्स को जो है वो डिफरेंट काम दिए जाते हैं। अमेरिका ने एक नई टास्क फोर्स बनाई है इस 5th फ्लीट के अंदर, और उसको उसने नाम दिया है टास्क फोर्स 59, और इसको उसने बेसिकली रेज किया है अनमैन्ड ऑपरेशंस के लिए। एयरफोर्स के अंदर तो आप देखते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के लॉयल विंगमैन्स वगैरह आ रहे हैं। स्काई बोर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका ने स्टार्ट किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने लॉयल विंगमैन वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। इंडिया जो है उसने अपना एक कैट्स प्रोग्राम जो है उसको दुनिया के सामने पिछले साल रिवील किया था। आई बिलीव शायद इसी साल रिवील किया था। हर बड़ी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त इस लॉयल विंगमैन के ऊपर काम कर रही है। डेफिनेटली चाइना जो है वो भी इस लॉयल विंगमैन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि आपको पता है कि वो इतना ज्यादा रिवील नहीं करते अपनी चीजों को, इस वजह से उनकी चीजें इस तरह से सामने नहीं आती। लेकिन डेफिनेटली चाइना भी इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसके ऊपर वर्किंग कर रही होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स इतने
ज़्यादा जो ड्रोन्स परचेज कर रही है, 50 ड्रोन्स उसने अभी चाइना से परचेज किए हैं। अब तुर्की के साथ मिलकर वो अनका ड्रोन्स बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि प्रोजेक्ट अज़्म के अंदर उन्होंने जो है वो अपना एक ड्रोन बनाने की एक तजवीज़ पेश की हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल मिला के हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी बहुत ज़्यादा ड्रोन्स बना रही है। अब अमेरिकन नेवी ने खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर बनाने के लिए उसने ये फैसला किया है कि वो ज़्यादा जो है वो इन UAVs की तरफ तवज्जो देगी, इन UAVs को इस्तेमाल करेगी। देखें, 3 डोमेन्स होती हैं। एक एयर डोमेन होती है। ये जो नेवीज होती है ना, ये 3-4 डोमेन्स के अंदर काम करती हैं। अगर आपने कभी पाकिस्तान नेवी की रिक्रूटमेंट ऐड देखी हो, उसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान नेवी ये कहती है कि हम 4 डायमेंशनल फोर्स हैं। इसमें कौन सी डायमेंशन शामिल होती हैं? एयर शामिल होती है, सब सरफेस वॉरफेयर होती है जिसमें आपकी सबमरीन्स वगैरह काम करती हैं, और उसके बाद लैंड वॉरफेयर भी होती है जिसमें आपके मरीन्स काम करते हैं। तो इन चारों किस्म की डोमेन्स के लिए अमेरिकन नेवी ने जो है अब UAVs का इस्तेमाल बढ़ा दिया। अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर बनाने के लिए उसने इन UAVs का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इस टास्क फोर्स को उन्होंने ये काम दिया है कि आप हमें इस तरह की टैक्टिक्स बना के दें कि हम इन UAVs को इस्तेमाल करते हुए अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाएं और अपने एनिमी के बारे में मजीद बातें जो है वो जान सकें। एयर डोमेन के अंदर आपको पता है कि अमेरिकन नेवी MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन इस्तेमाल करती है। उसके पास MQ-8B फायर स्काउट ड्रोन्स भी हैं जो कि उसके शिप्स के ऊपर लैंड भी कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह वहां से फ्लाई भी कर सकते हैं। अब ये जो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन है, ये बेसिकली MQ-9 रीपर की एक किस्म है, लेकिन ये मैरीटाइम डोमेन के अंदर जो है इसकी स्पेशलिटीज़ हैं। उसके बाद अमेरिकन नेवी एक वनीला अनमैन्ड अल्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल इस्तेमाल करती है। ये तो थी एयर डोमेन के अंदर जो वो अपने ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है सरफेस वॉरफेयर की डोमेन। इस डोमेन के अंदर अमेरिकन नेवी ने 2 किस्म के USVs बनाई हैं। एक को उसने नाम दिया सी हंटर और एक को उसने नाम दिया सी हॉक। ये दोनों जो है आपको शिप्स नजर आएंगी, अच्छी खासी बड़ी डिस्प्लेसमेंट की शिप्स हैं, लेकिन ये अनमैन्ड शिप्स हैं। दूर से ऐसे ही लगता है कि एक शिप आ रही है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी इंसान नहीं है। ये ऑटोनोमसली काम करती हैं। डेफिनेटली इनको पीछे से कंट्रोल किया जा रहा होगा। अभी AI इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई कि ये खुद से जो है वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, और इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी इन चीज़ों को देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो 2 नई उन्होंने सी हंटर और सी हॉक USVs बनाई हैं, ये प्रॉपर एक शिप की तरह से वर्किंग कर रही हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये अडारो USVs हैं। ये एक टॉर्पीडो की तरह की USV है। USV से बनता है अनमैन्ड सरफेस व्हीकल। ये सरफेस के ऊपर रहते हुए जो है वो अपने ऑपरेशन सरंजाम देती है। इसके बाद आपको पता है कि UUVs जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल, ये एक अमेरिकन कंपनी है ओशियन एरो। इसने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि एज ए USV भी काम करती है, यानी कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल भी वो है, और वो UUV के तौर पे भी काम कर सकती है, यानी कि वो सरफेस के ऊपर रहते हुए भी अपने ऑपरेशन सरंजाम देगी, और अगर जरूरत पड़े तो वो डाइव करके तो अंडर वाटर भी चली जाती है। फिर अमेरिकन नेवी जो है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बलून्स वार्मिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल करती है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उसने मुख्तलिफ किस्म के बलून्स छोड़े हुए हैं जिनके जरिए से वो अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है अपने दुश्मन के ऊपर नजर जो है वो रखती है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि समंदर बहुत बड़ी डोमेन है। हमारी इस दुनिया का तकरीबन 70 to 75% जो है वो वाटर है। सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के जहाज़ों को गुजरना पड़ता है, अमेरिका के एलाइज के जहाज़ों को गुजरना पड़ता है। जापान के पास तो अपना कोई तेल नहीं है। जापान का तेल जो है वो सारा मिडिल ईस्ट से आता है, और अमेरिका ठेकेदार बना हुआ है इन सब का। इंडिया का सारा तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। इसराइल का सारा तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। और यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, फिर यहाँ पे एक बाबल मंदेब स्ट्रेट है, रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है। तो इन सारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए अमेरिका को एक बहुत बड़ी नेवी यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की नेवी जो है उनका इंटरेस्ट यहाँ पे है, और कई ममालिक के लिए बदमाशी जो है वो आपको पता है कि अमेरिका करता है। इस वजह से एक खबर सामने आई थी कि अमेरिका के 5th फ्लीट ने एक नई टास्क फोर्स 59 बनाई है, जिसके मुताबिक उन्होंने उसको टास्क दिया है कि आपने हमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स और अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल्स को इस्तेमाल करके आपने हमें वॉरफेयर की टैक्टिक्स बना के देनी है। सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके बताने हैं, ताकि अमेरिकन नेवी जो है वो इस एरिया के अंदर अपने एडवर्सरी के ऊपर जो है वो सबकत हासिल कर सके। डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन और जो डाटा जो है अमेरिकन नेवी इस मिडिल ईस्ट से हासिल करेगी, उसको वो पैसिफिक के अंदर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। शायद आपको याद हो कि 15 अगस्त को जब आखिरी फौजी अमेरिका का अफगानिस्तान से भागा था, उस वक्त जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, उस वीडियो के एंड पे मैंने आपको एक बात कही थी कि अमेरिका ने ये जंग आज खत्म कर दी है, लेकिन
उसने इसके साथ ही एक नई जंग जो है उसका आगाज कर दिया, और वो नई जंग जो है वो पैसिफिक के अंदर उसने चाइना के खिलाफ लड़नी है। आप मेरी बात देख लीजिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिए कि 15 अगस्त को जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था तो उस वक्त उसने अफगानिस्तान की जंग तो बंद कर दी थी, लेकिन उसी दिन उसने जो है वो चाइना के खिलाफ जंग जो थी उसको स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।